आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों हमने जो ये मैं आपको जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही थी ना, 200 क्वेश्चन है ना, तो इसमें से हमने 150 तक देख लिए थे। आज ये लास्ट है, इसमें जो 151 से 200 तक लास्ट 50 क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। आप देखना बच्चों, है ना, जब भी आपके सामने आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखना प्रीवियस ईयर का एक बार, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर आपको प्रोवाइड कराए हुए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मेसी वाली प्लेलिस्ट है, उसमें कितने सारे पेपर डिस्कस करे हुए हमने, ठीक है। तो उसमें देखना आप कितनी बार ये क्वेश्चंस रिपीट, बहुत बार रिपीट होते हैं बच्चों ये क्वेश्चंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये रहने वाले हैं। तो इसमें मैंने 4 पार्ट्स में आपको 200 क्वेश्चंस कवर कर दिए, बाकी आपको 200 मैं एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। चारों पार्ट्स को कंबाइन करके जोड़ के एक वीडियो भी बना दूंगी मैं इसका, ओके, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसमें। और बाकी आपकी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन आपको पता ही है बच्चों, अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहां से एप्लीकेशन पे बच्चों क्या है आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। इसी टाइप के जो एमसीक्यूज मैंने टेस्ट सीरीज में डाले हुए हैं ना, कोई अलग नहीं है, यही जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, वही क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। अपने आप को एनालाइज कर सकते हो आप बहुत ही अच्छे तरीके से, ओके। बाकी वहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज है जो आप पढ़ते हो, इनका पीडीएफ मटेरियल जो एप्लीकेशन में ही वो पीडीएफ ओपन होती है ना, ठीक है। तो देख लेना, आप विजिट जरूर करना। तो अभी देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे क्या हमने इंक्लूड करे हैं। चलो भाई, क्वेश्चन देखो, बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन डैश इंजेक्शन। तो कौन से आपने पढ़ा है बच्चों, कौन से रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। तो आप पढ़ते हो भाई आईवी रूट से ड्रग दोगे तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। तो आपको पता है कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है ना। तो इंट्रावीनस रूट से ड्रग दोगे तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है बच्चों, 100% होती है। इंट्रावीनस मतलब कि डायरेक्टली वेन में, डायरेक्ट ब्लड में आपकी ड्रग जा रही है, डायरेक्ट ब्लड में ड्रग को आपने एडमिनिस्टर कर दिया है ना। ओरल रूट से लोगे तो पहले माउथ में जाएगी है, उसके बाद जो है आपका जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तब वो एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपने जो है ब्लड में ही ड्रग दे दी, तो बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है, ध्यान रखना है ना। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ यू प्रिपेयर 1% वेट पर वेट सोल्यूशन इन द मीट्रिक सिस्टम, हाउ मच सॉलिड इज टू बी रिक्वायर्ड फॉर 250 ml ऑफ सोल्यूशन। देखो बच्चों, ये 1% वेट पर वॉल्यूम होता है बच्चों, वॉल्यूम पर ये जो वेट पर वेट है ना, इसके ऊपर भी बहुत बार बना है भाई। कई बार तो पूछ लेंगे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब पता है भाई हमें। 1% वेट पर वॉल्यूम का मतलब 1 ग्राम इन 100 ml है ना, इसका मतलब होता है 1 ग्राम इन 100 ml होता है। तो देखो इसका मतलब है कि भाई आपका जो कह रहे 1% सोल्यूशन इन द मीट्रिक सिस्टम, कितना सॉलिड रिक्वायर्ड 250 ml के लिए। देखो आपको 100 ml के लिए तो 1 ग्राम चाहिए भाई, हमें 100 ml के लिए कितना चाहिए, 1 ग्राम चाहिए। तो 1 ml के लिए 1/100 हो जाएगा। 250 के लिए क्या करोगे आप, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल। तो कितना आ गया आपका, 2.5 ग्राम निकल के आ गया, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी 2.5 ग्राम हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी ये पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में। 1 टेबल स्पूनफुल। अब देखो आपका कन्वर्जन्स जो है इसके ऊपर क्वेश्चन बना है और बनता है ना। कन्वर्जन्स के ऊपर बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में कन्वर्जन्स पूछे गए हैं। तो देखो आपको पता है भाई, हमने जो 1 ड्रॉप में क्या देखा था भाई, 1 ड्रॉप जो होता है आपका उसमें कितने होते हैं, 0.06 ml, है ना। कहीं पे आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरिएशन मिल सकता है अलग अलग किताबों में, आपकी किताब में जो भी आप वो याद कर लो, ओके। तो 0.06 ml होता है। 1 टीस्पूनफुल होता है बच्चों, उसमें 4 ml या फिर 5 ml जो भी आपको मिले, है ना। 1 डेजर्ट स्पूनफुल होता है, उसमें 8 ml होता है। उसके बाद 1 टेबल स्पूनफुल होता है, उसमें आपका कितना होता है बच्चों, 15 ml होता है। और अगर 2 टेबल स्पूनफुल होगी वो आपका 1 फ्लूइड आउंस हो जाएगा, उसमें 30 ml होते हैं। 1 फ्लूइड आउंस का मतलब 2 टेबल स्पूनफुल, यहाँ तक याद हो गया। अब आपके क्या होते हैं, 3 बच गए। ये 30 ml के बाद आपने 30 ml के बाद 60, 120, मतलब डबल करता चलना बिल्कुल सीधा, 240, ठीक है। तो अब ये लास्ट वाला टम्बलर फुल होता है। 1 टम्बलर फुल में ये क्वेश्चन बना था बच्चों, अभी एक एग्जाम में टम्बलर फुल वाला पूछा हुआ था। 1 टम्बलर फुल में आपका 240 ml है ना। तो अब आपने क्या लगाना, WT वाट, मतलब कि ये इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि वाइन को पहले आएगा, टी कप फुल पहले आएगा। तो ये वाइन वाला वाट से याद रखो, है ना। तो डब्लू वाला पहले आएगा। तो वाइन ग्लास जो होता है, वाइन ग्लास फुल में 60 ml और टी कप फुल में आपका 120 ml होएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, भूलोगे नहीं, याद रहेगा। टेबल आपसे पूछा है, 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml बच्चों, हमने ऑप्शन डी इसका राइट करना, ओके। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, बच्चों लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होते हैं इनको एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रावीनस रूट से। और देखो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होते हैं ना, इनमें प्रिजर्वेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इनको कौन से रूट से देते हो बच्चों, इंट्रावीनस रूट से दोगे, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा इंट्रावीनस, ओके। एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स कंटेन अ मेडिकामेंट मिक्स्ड विद द फॉलोइंग। देखो
एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स जो होता है ना बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, एंड क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है किसमें, एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स में। देखो सिट्रिक एसिड ओनली, सोडियम बाइकार्बोनेट ओनली, टार्ट्रिक एसिड ओनली नहीं बच्चों, तीनों ही प्रेजेंट है ये, है ना, याद रखना, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों द फॉलोइंग एंटी लैप्रोटिक ड्रग इज क्लासिफाइड एज ए सल्फोन, सल्फोन में आती है बच्चों ड्रग, क्या है, सल्फोन कैटेगरी से बिलोंग करती है, एंड प्राइमरली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, बच्चों उसको लेप्रोसी के लिए आप यूज कर रहे हो। ड्यू टू इट्स बैक्टीरियोस्टैटिक, इसका एक्शन होता है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्योंकि लेप्रोसी का कोस्टिक ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रोसी को आप हैंसन डिजीज भी कहते हो, याद रखना, है ना, ये क्वेश्चन बन गया एग्जाम में, हैंसन डिजीज कौन सी है, लेप्रोसी है। तो क्या कह रहे हैं, कौन से एंटी लैप्रोटिक ड्रग है, सल्फोन। तो एंटी लैप्रोटिक ड्रग आप जब पढ़ते हो तो सल्फोन में एक ही तो आती है, डेप्सोन आती है बच्चों, बाकी आपकी क्लोफाजिमिन तो एक डाई है जो लेप्रोसी में यूज हो रही है। इथेनोमाइड और रिफाम्पिन ऐसी एंटी टीबी ड्रग होती है, ऐसी एंटी टीबी ड्रग है जो लेप्रोसी में यूज होती है। मतलब ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस तो है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग तो है, बाकी एंटी लैप्रोटिक प्रॉपर्टी भी है इनमें, ठीक है। कौन सी दो ड्रग है, ये रिफाम्पिसिन और इथेनोमाइड, दोनों की दोनों। तो यहाँ पर आपका डेप्सोन करेक्ट है, जो क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, लेप्रोस्टैटिक है, लेप्रोसी में यूज कर रही हो, सल्फोन होता है, और डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन, 4,4 डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन आपका डेप्सोन होता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों, 4,4 डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन क्या है, डेप्सोन होता है ना। तो इंपॉर्टेंट डेप्सोन का क्वेश्चन भी कई बार बना है, लेप्रोसी में ड्रग ऑफ चॉइस आपका डेप्सोन होता है। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक व्हाट डज द टर्म हाफ लाइफ रिप्रेजेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन बच्चों, हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है, बायो अवेलेबिलिटी की क्या है बच्चों, ठीक है। और क्या पूछा जाता है भाई, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनता है, और आपका फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, ये सारी जो इनकी डेफिनेशन है बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या कहा, जनरल फार्माकोलॉजी तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फार्माकोकाइनेटिक में कह रहे हैं हाफ लाइफ क्या, टाइम इट टेक फॉर ड्रग टू रीच इट्स पीक कंसंट्रेशन। तो बच्चों ये आपका सी मैक्स मतलब टी मैक्स, टाइम कितना लगा, तो टी मैक्स होता है पीक कंसंट्रेशन, मतलब सी मैक्स तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो टी मैक्स होता है। टाइम इट टेक हाफ ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज टी हाफ। ओके, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या फिर टाइम टेक फॉर ड्रग टू बी अब्जॉर्ब इन द बॉडी, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो गया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म व्हाट डज द टर्म एंटेरिक कोटिंग का मतलब बताना है। एंटेरिक कोटिंग, देखो एंटेरिक कोटिंग इसमें जो एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स होती हैं वो अपना मेडिकामेंट्स बच्चों स्टमक में रिलीज ना करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज करती है, वहाँ पर जाके जो है मेडिकामेंट रिलीज होता है। तो ऐसी ड्रग जो भाई स्टमक में डिग्रेड हो जाएंगी, है ना, स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उससे डिग्रेड हो रही होगी, तो आप उनको एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड करोगे ताकि स्टमक में रिलीज ना हो के भाई वो इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो। ओके, और अगर आपको लोकल एक्शन चाहिए, इंटेस्टाइन में जाके ही लोकल एक्शन रिक्वायर्ड है, तो भी आप एंटेरिक कोटिंग के साथ जाओगे ताकि भाई ड्रग आपकी वहीं पे जाके मेडिकामेंट रिलीज करे। ओके, तो इस कह रहे और एंटेरिक पॉलीमर सेलुलोज एसिड थैलेट वाला एंटेरिक पॉलीमर तो याद रखना। कह रहे फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म व्हाट डज द एंटेरिक कोटिंग रेफर्स टू, एंटेरिक कोटिंग रेफर्स टू, देखो अभी कोटिंग दैट एनहेंस टेस्ट, नहीं भाई टेस्ट को एनहेंस करने वाली नहीं है ये। कोटिंग द डिले ड्रग रिलीज अंटिल इट रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ड्रग का रिलीज डिले करेगी जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन ना पहुंच जाए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ही ड्रग ना अपना ड्रग रिलीज होगी, मेडिकामेंट रिलीज होगा। कोटिंग दैट प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम लाइट, से प्रोटेक्ट नहीं करती बच्चों ये, ना ही इंप्रूव ड्रग एब्जॉर्प्शन, स्टमक में तो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती। इसमें तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया एंटेरिक कोटिंग के बारे में, है ना। इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, तो इंसुलिन वाला भी भाई, इंसुलिन की तो मैंने क्या कहा, इंसुलिन की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, जितनी बातें बनती हैं इंसुलिन की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रेपरेशन देख लो, इंसुलिन एक प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, चेन ए में चेन बी में कितने अमीनो एसिड हैं, 51 टोटल हो, तो चेन ए में 21, चेन बी में 30 होते हैं, है ना। इसने क्या करना है, ग्लूकोज के लेवल को कम करा के रखना है। ओके, तो कह रहे क्या करेगा, मेंटेन किसको करेगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल ही तो मेंटेन करता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन कम होगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मलिटस हो जाएगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपका, किसको मेंटेन करेगा, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सीएसएफ को नहीं करेगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को नहीं करेगा, हमारा ग्लूकोज को करेगा, ऑप्शन ए। विच मॉस्किटो स्पीसीज इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग मलेरियल पैरासाइट टू ह्यूमंस, है ना। मलेरिया का पैरासाइट ट्रांसमिट कर रही है ये मॉस्किटो की स्पीसीज है। तो ये आपको पता ही है भाई, मलेरिया जो होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होता है ना, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ये स्प्रेड करता है मलेरिया को।
तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी एडीज मॉस्किटो भी आपके जैसे कि है आपका डेंगू है वो भी मॉस्किटो के बाइट से, चिकनगुनिया जो होता है ना, ये सारे मॉस्किटो के बाइट से ही होते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। बच्चों गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है बच्चों आपका एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है दिस इज बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर आपसे कहें गुड कोलेस्ट्रॉल तो आप किसके साथ जाओगे, आपका एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन दिस इज गुड कोलेस्ट्रॉल, है ना। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बना है, याद रखना आपने गुड कौन सा बैड कौन सा। ओके नेक्स्ट थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय। तो हार्मोन्स तो आपको पता ही है भाई कितने इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात हो रही है, तो आपने जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर या मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड जब इसके एंटीरियर लोब की मैंने बात करी थी तो मैंने कौन कौन से हार्मोन आपको बताए थे भाई। हमने एक तो ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था, एक एसीटीएच पढ़ा था एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, है ना, और आपका एफएसएच पढ़ा था फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन बताया था मैंने आपको, है ना, और एक आपका टीएसएच बताया था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भाई तू थायरोक्सिन रिलीज कर, T3 T4 कैल्सिटोनिन रिलीज कर। ओके ठीक है, तो ये आपके एंटीरियर लोब के सारे हार्मोन है। तो टीएसएच कहाँ से रिलीज होगा बच्चों, आपकी पिट्यूटरी से। सिंपल, आपको तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर भी नहीं पूछा हुआ, सिंपल नाम दिया हुआ है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी हमें, लेकिन हमें तो पता है पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब है बच्चों वहाँ से हमारा ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। पीनियल ग्लैंड जो ब्रेन में होती है ना, थर्ड वेंट्रिकल से अटैच होते हैं पीनियल ग्लैंड, ये मेलाटोनिन रिलीज करती है ना, जो सर्केडियन रिदम जो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड वही T3 T4 और कैल्सिटोनिन। बच्चों कैल्सिटोनिन का बहुत बार क्वेश्चन बना है, कैल्सिटोनिन, क्योंकि पता है क्या, थायराइड ग्लैंड के T3 T4 तो याद रहते हैं, लेकिन कैल्सिटोनिन थोड़ा अलग सा लगता है तो जिसको ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है भाई ये थायराइड का है या नहीं है। लेकिन अभी मेरे बच्चों को पता है कि थायराइड ग्लैंड के ही हार्मोन में कैल्सिटोनिन भी आता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है आपकी थायराइड के पीछे होती है ना, पैराथायराइड, और ये 4 होती है ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड कितनी होती है, 4 होती है, और इनसे पीटीएच पैराथॉर्मोन रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं, कैल्शियम के लेवल ज़्यादा कराते हैं ये, है ना, कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा कराते हैं, हाइपर कैल्सीमिया कराएंगे, आपके पैराथॉर्मोन्स कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएंगे। और कैल्सिटोनिन जो है ना बच्चों इसका अपोजिट काम है, ये इसका पैराथॉर्मोन्स के अपोजिट काम है, ध्यान रखना कैल्सिटोनिन का। समझ आ गया मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखो, प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग इनटू। देखो ड्रग मेटाबॉलिज्म, देखो अभी एक बार तो क्वेश्चन क्या ही बन गया कि भाई बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को और क्या होगा, आई थिंक सिपोई फार्मा में क्वेश्चन बना था कि भाई बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को बच्चों मेटाबॉलिज्म ही तो बोलते हो, मेटाबॉलिज्म ही तो हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन का केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, है ना, केमिकल जो ऑल्ट्रेशन हो ड्रग का बॉडी में। देखो ड्रग जो है आपकी एक्सोजेनियस सब्सटेंस है बच्चों, तो इसने अपनी हमारे अंदर गई, इसने अपना काम दिखा दिया, मतलब जो भी करना था इसने कर लिया, है ना, जिस भी चीज के लिए आपने इसको लिया था इसने वो काम कर दिया। अब ये थोड़ी ना कि हमारी बॉडी में पड़ी रहेगी, बाहर तो आएगी ये। अब भाई देखो ड्रग को एब्जॉर्ब होना था, ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग थी, ये एब्जॉर्ब हो गई, अच्छे से इसने काम कर दिया। अब इसको एक्सक्रीट होना, तो भैया ऐसे कैसे एक्सक्रीट, लीवर तो मतलब किडनी में जाके एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पर जो यूरिन वो पोलर है, उसे चाहिए पोलर सब्सटेंस, उसी को एक्सक्रीट करेगा। तो क्या होता है मेटाबॉलिज्म, इसके थ्रू क्या होता है बच्चों, हमारा जो नॉन पोलर सब्सटेंस पोलर में कन्वर्ट होता है, लिपोफिलिक जो होता है, लिपिड सोल्यूबल जो होता है वो लिपिड इनसोल्यूबल में वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो यही है द प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग। तो लिपोफिलिक ड्रग किस में कन्वर्ट होते हैं, लिपिड सोल्यूबल ड्रग किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर सोल्यूबल ड्रग बोल दो या फिर लिपिड इनसोल्यूबल बोल दो या फिर पोलर बोल दो, एक ही बात है। अब ऑप्शन में देखो आपको क्या मिला है, देखो मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बिल्कुल करेक्ट हो गया, लेस वाटर सोल्यूबल कंपाउंड नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होगा, मोर लिपोफिलिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है। और मेटाबॉलिज्म जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस। फेज 1 में एक याद कर लो आप, फेज 1 की याद कर लो, ऑक्सीडेशन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डिसाइक्लेशन, एक याद कर लोगे तो फेज 2 की अपने आप, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल लोगे। बाकी फेज 2 में आपको पता है कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती है, जैसे सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, एस्टाइलेशन, मिथाइलेशन, सब फेज 2 की रिएक्शंस होती हैं। अभी देखो नेक्स्ट आईपीएसी नेम बताना है आपने, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, तो इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन बने हैं आपके, रेलवे में लास्ट टाइम पूछा गया है ना, और भी है जैसे उड़ीसा में पूछा गया था, और भी एग्जाम में देखा गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई कितनी कार्बन की चेन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, और मतलब थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए। देखो जब इसमें कितने 1 2 3 4 है ना, तो वैसे ये CH3 होता, CH3 CH2 ऐसे बनेगा, ये CH2OH है ना, तो 4 के लिए ब्यूटेनोल, OH के लिए ओल होता है बच्चों, अल्कोहल है OH के लिए ओल, एल्डिहाइड CHO के लिए अल लगेगा, है ना। तो इस टाइप से थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल 4 के लिए ब्यूट याद कर लोगे ना तो ब्यूटानोल निकल जाएगा।
पेंटानोल 5 कार्बन के लिए, हेक्सानोल 6 के लिए, ऑक्टानोल 8 कार्बन के लिए। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जैसे पाउडर दैट अब्जॉर्ब मॉइस्चर, ऐसे पाउडर जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेंगे ना बच्चों, वो क्या होते हैं, वो हमारे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक, जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करते हैं। और एक ऐसे जो मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब तो कर लेंगे लेकिन लिक्विफाई हो जाएंगे, वो आपके डेलिक्वेसेंट होते हैं, ध्यान है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करे वो आपके हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं। विच द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल भी बहुत बार बने क्वेश्चन है ना। बेंजलकोनियम क्लोराइड आपको दे रखा है, यही प्रिजर्वेटिव है। बाकी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज तो आपका डिसइंटीग्रेंट में चला जाएगा, टैबलेट्स कैप्सूल में ना। फिर मैग्नीशियम स्टेरेट तो आपका ये तो लुब्रिकेंट है, एंटी अडहेरेंट भी होता है, ग्लाइडेंट भी, 3 प्रॉपर्टी एक साथ रखता है ये। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो हमारा बेंजलकोनियम क्लोराइड बच्चों कटायनिक होता है, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा कटायनिक है? जैसे SLS होता है हमारा, ये क्या होता है SLS, ये अनायोनिक होता है। अनायोनिक, इस HLB वैल्यू कितनी होती है? 40-40 होती है। HLB वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई थी। तो आपको जैसे कि जो मेन HLB वैल्यू भी याद होनी चाहिए। और ये SLS कटायनिक है। नॉन आयोनिक जो होता है ना बच्चे, नॉन आयोनिक उसमें हमारे ट्विन्स और स्पैंस आते हैं। ट्विन्स और स्पैंस आपके नॉन आयोनिक में आते हैं। कटायनिक में जैसे सेट्रीमाइड होता है, सेट्रीमाइड भी कटायनिक है ना। सिटाइल ट्राईमिथाइल अमीनो ये सी टैब होता है ना। सिटाइल ट्राई, तो इसका देखना क्या फुल फॉर्म है। ओके, ये भी कटायनिक में आता है। तो यहाँ पर ये बेंजलकोनियम क्लोराइड है, ये आपका कटायनिक है, ध्यान रखना, क्योंकि कटायनिक अनायनिक इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, इसमें से कौन सा कटायनिक है ना, कौन सा अनायनिक है। तो आपको आना चाहिए बेंजलकोनियम क्लोराइड, आप याद रखना कटायनिक होता है। नहीं तो विच ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ इनएंशियोमर, देखो इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, है ना। इनएंशियोमर्स होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? इनएंशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, जो इनएंशियोमर्स होते हैं। कह रहे मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, हाँ, नॉन वही हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, है ना। और डायस्टीरियोमर्स, दीज आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। डायस्टीरियोमर्स तो मिरर इमेज ही नहीं होते, ठीक है। तो हो गया इनएंशियोमर्स, कह रहे हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, कह रहे डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला तो आपके जितने भी जो आप आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, तो आइसोमर्स क्या होगा? मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम ही होता है सभी का, है ना। हम बाकी डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम में डिफरेंट अरेंजमेंट अराउंड डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के अराउंड जो भी डिफरेंट होगा वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। आइसोमेरिज्म का मैंने छोटे से वीडियो बनाया हुआ है बच्चों, कन्फ्यूजन है तो वीडियो देख लेना। एंडोटॉक्सिन्स आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो एंडोटॉक्सिन की बात हो रही है बच्चों, एंडोटॉक्सिन तो आपके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करेंगे आपके एंडोटॉक्सिन। ओके, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएगा। विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज इन एसिड बेस टाइट्रेशन टू डिटेक्ट एंड पॉइंट व्हेन टाइट्रेटिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इंडिकेटर वाला भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, किस में कौन सा इंडिकेटर है आपको याद होना चाहिए, सभी के इंडिकेटर, क्योंकि इसके ऊपर बनते हैं बच्चों क्वेश्चन, है ना। तो कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पूछा है, कौन सा इंडिकेटर है टू डिटेक्ट एंड पॉइंट, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आपका वो होता है फिनोल्फथलीन यूज़ करोगे बच्चों, है ना। फिनोल्फथलीन जो एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, अल्कलाइन में पिंक कलर देता है फिनोल्फथलीन। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नाइट्रोजन रिंग सिस्टम, तो इसकी रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है रिंग के अंदर। पायरोल है, थायोफिन है, थायोफिन में सल्फर है ना। तो थायोफिन में, बेंजीन में तो आपको पता है कोई भी हेटेरो एटम ही नहीं है, सिंपल आपकी बेंजीन है, इसमें तो क्या है, कोई भी हेटेरो एटम है ही नहीं। फ्यूरान में क्या है, ये है फ्यूरान, तो दिख रहा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है इसमें। तो थायोफिन क्या है, दिस इज थायोफिन, इसमें क्या है, सल्फर है। पायरोल, अब ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लगा तो ये बन गया आपका पायरोल। तो आंसर तो क्या ऑप्शन ए हो जाएगा, पायरोल हो जाएगा। विच स्टेनिंग मैथड इज यूज टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है ये? एसिड फास्ट बैक्टीरिया। इसके लिए कौन सा स्टेनिंग पढ़ा? एसिड फास्ट। कौन सा स्टेनिंग बताया इसके लिए, कौन सा बताया? एसिड फास्ट स्टेनिंग आएगा, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एसिड फास्ट स्टेनिंग होता है आपका माइकोबैक्टीरिया है बच्चों, एक टाइप का क्या होता है, माइकोबैक्टीरिया होता है। ओके, विच टाइप ऑफ बॉन्ड कनेक्ट अमीनो एसिड इन ए प्रोटीन चेन। तो अमीनो एसिड्स है प्रोटीन की चेन में, तो अमीनो एसिड को कौन सा बॉन्ड कनेक्ट कर रहा है, कौन सा बॉन्ड है बच्चों अमीनो एसिड के बीच में? ये क्वेश्चन देखो लास्ट टाइम रेलवे में बना हुआ है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता। आपको जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो ना, वहाँ पर आपको जो आपके डाइसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड मिलके बने, वहाँ पर आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ओके, वहाँ होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका, यहाँ नहीं होता।
एस्टर नहीं है, फॉस्फेटाइस्ट्रेज बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड या फिर इसको अमाइड बॉन्ड भी कहते हो। क्या बोलते हो? अमाइड बॉन्ड भी कहते हो। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एनएमडीए रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एल्जीमर डिजीज में। एल्जीमर डिजीज में डिमेंशिया हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी, है ना। तो इसमें कौन सी ड्रग देते हो जो क्या है, एनएमडीए का एंटागनिस्ट है। तो एल्जीमर डिजीज की ड्रग जो है आप पढ़ते हो, जो आपके एंटीकोलिनेस्टेज में रिवास्टिगमिन, डोनिपेजिल, ग्लैंटामीन और एक्रिडिन में टेक्रिन आता है। तो एक और ड्रग जो एनएमडीए का एंटागनिस्ट होता है जो एल्जीमर में यूज़ करते हो, वो कौन सा? डोनिपेजिल नहीं होगा, रिवास्टिगमिन, ग्लैंटामीन, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या है, एंटीकोलिनेस्टेजेस ही है। तो मिमेंटीन जो होता है ये एनएमडीए का एंटागनिस्ट है और एल्जीमर डिजीज में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज ऑन इनवॉलंटरी है। मसल टिश्यू का इनवॉलंटरी है एंड फाउंड इन वॉल ऑफ होलो ऑर्गन्स। इनवॉलंटरी कौन सा है? स्ट्रेटेड जो है तो स्केलेटल को ही बोलते हो। तो हमारा स्मूथ मसल्स जो होता है बच्चों, स्मूथ मसल्स ये इनवॉलंटरी होता है और वॉल्स ऑफ द होलो ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। इमल्शंस आर लिक्विडोज फॉर्म दैट कंटेन। इमल्शंस जो होते हैं बच्चों, इमल्शंस है ना, तो क्या है ये? बाईफेजिक लिक्विडोज फॉर्म में होते हैं। किसमें आते हैं? बाईफेजिक लिक्विडोज फॉर्म में इमल्शंस और सस्पेंशंस आते हैं। इमल्शंस आता है और सस्पेंशन आता है बाईफेजिक लिक्विडोज फॉर्म में। तो इनमें क्या है? मोनोफेजिक सॉल्यूशंस तो नहीं होता है ना, ड्रग इन अल्कोहल नहीं होता। ओनली वन सोलवेंट विद डिजोल्व ड्रग पार्टिकल, सॉलिड ड्रग पार्टिकल डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम, बाईफेजिक डोज फॉर्म ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अगर दोनों फेज लिक्विड होगी तो इमल्शन होगा, एक सॉलिड एक लिक्विड सस्पेंशन होता है बाईफेजिक में। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। तो ये डेफिनेशन बन जाती है इमल्शन सस्पेंशन। तो मैंने आपको बता दिया डोज फॉर्म है ना, डोज फॉर्म का डेफिनेशन आना चाहिए हमको, है ना। BCS क्लासिफिकेशन, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन कह रहा है BCS क्लास रिप्रेजेंट पुअर सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी। तो देखो क्या पढ़ा है BCS के बारे में आपने, पहले याद करो जो आपने पढ़ा है। बायोफार्मास्यूटिकल क्लास, इसका फुल फॉर्म देख लेना, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन होता है इसका, है ना। तो इसमें जो होते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, है ना। इसमें हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, इसमें सॉल्युबिलिटी लो कर दो, बस आपने सिर्फ ये याद करना है। और सॉल्युबिलिटी लो सॉल्युबिलिटी एल, लो सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी। अब इसको अपोजिट करो, थर्ड वाले को अपोजिट कर दो, हाई सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी। फोर्थ और दोनों लो सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी। बताओ इसमें कुछ याद करने का है क्या? सिर्फ एक बात याद रखनी है, क्या इसको बच्चे ट्रिक से याद करते हैं कि भाई पता नहीं किस किस तरीके के ट्रिक बना रखे तुमने। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, जैसे मर्जी आपको याद हो, आपको याद करना है। बट आप इसमें याद रखना जो 2 वाला है उसका सॉल्युबिलिटी लो है। अगर 2 वाले की सॉल्युबिलिटी लो कर ली ना, सिर्फ एक ये याद कर लोगे ना, तो आपको सारा का सारा याद रहेगा। ठीक है, क्या पूछा इसमें? कह रहे पुअर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी लो है, हाई परमेबिलिटी कौन सी? क्लास 2 में है। सिंपल है, क्लास 2 में देखिए हमने, ऑप्शन बी हो जाएगा क्लास 2, सॉल्युबिलिटी लो है। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एज विटामिन B12। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बन गया, ये भी बहुत बार बना है बच्चों, है ना। चाहे आप इसको ना, ये हमारे फार्मासिस्ट में क्या ड्रग इंस्पेक्टर तक के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है, विटामिन B12 वाला। तो लैक्टोबैसिलस लेishmania आपने इसका याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लास 1C एंटीएरिथमिक ड्रग। तो क्लासिफिकेशन तो आपको बताइए बहुत इंपॉर्टेंट, सारा ही क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो एंटी अरिथमिक का जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्लास 1 में आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर होते हैं, क्लास 3 में आपके पोटाशियम के ब्लॉकर्स, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, और क्लास 4 में आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में, जिसमें आपका कौन सा आता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में विरापामिल और डिल्टियाजैम, है ना। क्वेश्चन बनता है कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो एंटी अरिथमिक होते हैं, क्लास 4 में यूज होते हैं, विरापामिल, डिल्टियाजैम। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स में मैंने आपको बताया है एम्योडारोन, ब्रिटालियम, डोफिटिलाइड, आइबोटिलाइड बता रखा है ना। ठीक है, तो आपके जो है यहाँ पर क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं ना, तो क्लास 1 में भी क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C, क्लास 1A होता है, क्लास 1B होता है, क्लास 1C होता है। तो क्लास 1 आपसे पूछा है क्लास 1C। देखो ए में तो मैंने क्यूपिड से 3 ड्रग बता रखे आपको, है ना, क्यूपिड, क्विडिन, प्रोकेनामाइड, डायसोपारामाइड। क्लास 1 में लिडोकेन आएगा, ध्यान रखना, लिडोकेन आएगा, और यहाँ पर जो मैक्सिलेटिन दिया है, मैक्सिलेटिन आएगा, है ना। तो यहाँ पर होता है एनफ्लीप्रोमोरी, एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, प्रोपाफिनोन और मोरिसिजीन। ये देखो एनकेनाइड आएगा, एक तो एनकेनाइड आएगा, एक फ्लिकेनाइड, प्रोपाफिनोन, मोरिसिजीन। ये जो है आपके क्लास 1C में आती हैं। तो मैक्सिलेटिन क्लास 1B में आएगी बच्चों, याद रखना कहाँ होगी? क्लास 1B में मैक्सिलेटिन आएगी, लिडोकेन आता है, मैक्सिलेटिन आता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा, क्लास 1C में नहीं आती मैक्सिलेटिन। ओके,
तो क्लास 1B में मैक्सिलिटिन लिडोकेन बच्चे टोकेनाइड और फेनिटोइन भी याद रखना है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, फटाफट से रिवाइज कर डालो इनकम्पैटिबिलिटी को। फिजिकल में आता है, फिजिकल में क्या बताया हमने, इनसोल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफैक्शन, है ना। तो आपने IPL से इसको याद करा हुआ है। तो लिक्विफैक्शन जो है आपका ऑप्शन डी में दिया है। बाकी ड्रग इंटरैक्शन हो गया आपका, है ना, रोंग डोज या फिर एरर, ये सब तो आपका थेरेपेटिक में आता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी आप पढ़ते हो तो फिजिकल, केमिकल और थेरेपेटिक 3 टाइप की होती है ना। फॉलोइंग ड्रग डज नॉट रिक्वायर थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो TDM थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जिसका जो है नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग नहीं होगी, जिसका सेफ्टी मार्जिन वाइड होता है ना। जो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स नहीं होता, जिनका उनको थेरेपेटिक TDM की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग को TDM की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। तो यहाँ पर जो है आपका डज नॉट रिक्वायर थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो देखो एसिटामिनोफेन को रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, बाकी फेनिटोइन, डेजोक्सिन और जेंटामाइसिन के लिए TDM की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ये नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग होती है। कह रहे डैश स्टिमुलेट इंटेस्टिनल सेल्स द टेस्टिस टू सिक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट कराएगा कौन। तो आपको पता है जो इंटेस्टिनल सेल्स जो है या फिर इनको लाइडिक सेल्स भी बोलते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हमारा लाइडिक सेल से सिक्रेट होता है, आपको पता ही है ना। तो ये आपका इंटेस्टिनल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये स्टिमुलेट करेगा इंटेस्टिनल सेल्स को, टेस्टिस की, कि भाई वो क्या कर सिक्रेट करे, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग विद हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है ना बच्चों, तो क्या होगा, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे की। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा तो ये कम। ठीक है, कह रहे हाई, कह रहे हैं अगर हाई होगी तो VD कम होगा, तो स्मॉल होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो थायराइड डायरेक्टेड डू नॉट प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट। तो थायराइड के एडवर्स इफेक्ट भी कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन है ना। तो क्या कराते हैं, मैंने आपको बताया हाइपर, क्या क्या कराएंगे, हाइपर ये कराएंगे ग्लूक, है ना, ग्लूकोज ज़्यादा करा देंगे, लिपिड ज़्यादा करा देंगे बच्चों, आपका यूरिक एसिड ज़्यादा करा देंगे, कैल्शियम ज़्यादा करा देंगे, ये सारा जो है हाइपर कराएंगे। हाइपोनाइट्रीमिया दे रखा है, हाइपोग्लाइसेमिया दे रखा है, हाइपोकैलेमिया और हाइपर यूरेसिमिया। कह रहे डू नॉट प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या नहीं कराएंगे, डू नॉट प्रोड्यूस थायराइड डायरेटिक, डू नॉट प्रोड्यूस, और आगे भी होगा इसका क्वेश्चन, इतना ही है। हाँ, हाँ, डू नॉट प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ये हाइपर यूरिसीमिया तो कराते हैं, यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, है ना। तो ये हाइपोकैलेमिया कराते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाइपर कैलेमिया तो आपके पोटाशियम स्पैरिंग कराएंगे, ये हाइपो कराएंगे। बाकी हाइपोग्लाइसीमिया ना करा के हाइपर ग्लाइसीमिया कराएंगे। हाइपर कैल्सीमिया कैल्शियम को भी बढ़ा देंगे, लिपिड्स को बढ़ा देंगे, ग्लूकोज को बढ़ा देंगे, यूरिक एसिड को बढ़ा देंगे, और पोटाशियम को और ये सोडियम को कम करा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट है मेथिनामिन इज प्रोड्रग ऑफ। देखो मेथिनामिन जो होता है बच्चों एज सच क्या है, इनएक्टिव होता है, तो क्या होता है, प्रोड्रग होता है। तब ये बॉडी में जाता है, इसको एसिडिक यूरिन जब मिलेगा तो जाके ये कन्वर्ट होता है किसमें, इसकी जो एक्टिव फॉर्म होता है, जो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। तो ये एसिडिक यूरिन में फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है, क्या होता है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है, UTI के लिए इसको यूज़ करा जाता है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है हमारा ये मेथिनामिन। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब। तो नॉइज विटनी इक्वेशन है आपका हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन है, बहुत बार पूछी गई है बच्चों। तो नॉइज विटनी इक्वेशन आपको पता है डिसोल्यूशन रेट को डिस्क्राइब करती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन बना है। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक जो है इनका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, क्या करेंगे, ये एक्टिवेट तो नहीं कराते, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है ना, तो ब्लॉक कराते किसको, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कराएंगे हमारे लोकल एनेस्थेटिक। एसिडिक ड्रग जनरली बाइंड टू, देखो एसिडिक ड्रग जो होती है बच्चों वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, एसिडिक ड्रग जो है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, और बेसिक ड्रग जो होती है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। बेसिक ड्रग, एसिडिक ड्रग जो है आपका एल्ब्यूमिन से बाइंड होगी, बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होगी, बहुत बार पूछा गया है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग डिजोक्सिन इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जो डिजोक्सिन आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड वाला ड्रग है तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया करा देगा, है ना।
तो डिजॉक्सिन इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अरिथमिया जो है इसके लिए आप ड्रग दोगे कौन सी, लिडोकेन। बच्चों लिडोकेन जो है इसको लिग्नोकेन भी कहते हो, जाइलोकेन भी कहते हो। तो आपका जो लिडोकेन होता है ये देखो लोकल एनेस्थेटिक भी होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक में लिडोकेन आता है, साथ साथ में ये आपका एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टी भी रख रहा है। क्लास 1B में आपने लिडोकेन देखा, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 1 में आते, क्लास 1B में आपका लिडोकेन आता है ना। तो इसको वेंट्रिकुलर अरिथमिया के लिए यूज़ करते हो, किसके लिए यूज़ करते हो लिडोकेन को, बच्चों वेंट्रिकुलर अरिथमिया के लिए याद रखना है आपने, ओके। बाकी क्विनिडीन जो है ये आपकी जो सिंकोना से मिलता है, क्विनिडीन है ना, तो ये भी आपकी एंटी अरिथमिक क्लास 1A में आती है क्विनिडीन, ओके। प्रोके क्लास 1A में ही मैंने क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपैरामाइड, तो ये भी क्लास 1A में आती है। प्रोपाफिनोन अभी हमने देखे थे क्लास 1C में देखा था, एनफ्ली प्रोपमोरी है ना, तो प्रोपाफिनोन जो है क्लास 1C में आई थी, ओके। तो ऑप्शन डी सही है इसका। फॉलोइंग प्रिवेंट प्रीमैच्योर लेबर, प्रीमैच्योर जो लेबर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूटेराइन रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं बच्चों। तो यहाँ जिन्हें हम टोकोलिटिक्स कहते हैं, तो यहाँ पर रिटोड्रिन दिया है, दिस इज ये आपका टोकोलिटिक्स के अंदर आता है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ था अभी, टोकोलिटिक्स कौन सा है, तो ये रिटोड्रिन जो है टोकोलिटिक्स होता है, यूटेराइन रिलैक्सेंट्स इन्हें कहा जाता है, यूटेराइन रिलैक्सेंट। आइसोसुप्रिन भी होता है ड्रग, लेकिन रिटोड्रिन को ज़्यादा प्रेफर करा जाता है, ओके। तो अभी वैसे भी हमारे ऑप्शन में रिटोड्रिन ही दिया है। बाकी मिसोप्रोस्टोल है, इरगोट है, ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन तो जो होता है बच्चों ये तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है ना, ऑक्सीटोसिन तो इरगोट भी ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी रखता है। तो यहाँ पर रिटोड्रिन आपका जो ये यूटेराइन रिलैक्सेंट है बच्चों, रिलैक्सेंट है। देखो प्रीमैच्योर जो लेबर है उसको आपने रोकना है, उसको प्रिवेंट करना है, उसी लिए आप क्या करोगे, रिटोड्रिन दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन ए रिटोड्रिन। एल्कलाइन डायरेसिस इज डन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू, देखो ये वाला कंसेप्ट भी क्या करना है आपने, देखो अगर आपकी कोई एसिडिक ड्रग है, क्या एसिडिक ड्रग है, अगर इसको एक्सक्रीट कराना है तो क्या करो, यूरिन को अल्कलाइन बना दो। अल्कलाइन यूरिन में क्या होगा, ये एसिडिक ड्रग अल्कलाइन यूरिन में जाके क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज ड्रग आपको पता है ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग नॉन आयोनाइज लिपिड सॉल्युबल होती है। आयोनाइज ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी तो आपकी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। आप कह रहे हैं अल्कलाइन डायरोसिस करोगे, एसिड ड्रग के लिए करोगे, इसका अपोजिट कर देना। अगर आपका बेसिक ड्रग है तो यूरिन को एसिडिफाई करा देना, है ना, पूरा का पूरा अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एसिडिक ड्रग के लिए करो। अब आपको थोड़ा से मोटे मोटे तौर पे पता होना चाहिए कौन सी एसिडिक ड्रग है, कौन सी बेसिक ड्रग है ना। मॉर्फिन तो किस में आता है, देखो मॉर्फिन जो है हमारा एक पढ़ते हो एल्कलॉइड में आता है, तो एल्कलॉइड आपके नाइट्रोजनस बेस ही होते हैं, बेसिक ही होगा ये। एम्फेटामिन है, फिनोबार्बिटोन है, एट्रोपिन, तो देख के पता क्या लग रहा है आपको, फिनोबार्बिटोन लग रहा है आपको एसिडिक ड्रग है। बाकी एम्फेटामिन, एट्रोपिन ये तो आपको बेसिक ही लग रहे होंगे, है ना। तो फिनोबार्बिटोन की जो है पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में क्या करोगे, अल्कलाइन डायरोसिस करोगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोड्रग, देखो प्रोड्रग जो होती है ये इनएक्टिव होती है और ये मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कौन सा प्रोड्रग है कौन सा नहीं है, प्रोड्रग की डेफिनेशन भी बनती है क्वेश्चन में, है ना। तो देखो मॉर्फिन तो एक्टिव ड्रग है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। एम्पिसिलिन दे रखा है, एसिक्लोविर या आइबुप्रोफेन, तो एसिक्लोविर का एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट इसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, ये प्रोड्रग है आपका एसिक्लोविर जो एंटीवायरल ड्रग में पढ़ते हो। नॉट कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कह दो या फिर बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर कह दो, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर या फिर बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर की बात हो रही है। एस्बुटोल बिल्कुल आता है, एटेनोल आता है, मेटोप्रोलोल आता है, लेकिन पिंडोलोल सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर में नहीं आता, पिंडोलोल, ओके। नेक्स्ट इन कैप्सूल मेकिंग ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन एंड इज ए मेजर ऑफ, देखो ब्लूम स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैप्सूल की शेल जिलेटिन की बनी होती है, जिलेटिन की, है ना। तो जिलेटिन का जो ब्लूम स्ट्रेंथ होता है कितना होता है, 150-250 ग्राम होता है, 150 से 250 ग्राम, हमने देखा भी था, है ना, इस क्वेश्चन को। तो ये देखो इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो ब्लूम स्ट्रेंथ कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर वेट की, किसके प्रोपोर्शनल है, ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये ब्लूम स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इज ए मेजर, किसका मेजर होता है,
कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जेनेटिक मॉलिक्यूल। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बना है यही क्वेश्चन ना कई एग्जाम में रिपीट हो गया। कई बार इसका ब्लूम स्ट्रेंथ पूछा गया 150-250 ग्राम, ये कई बार आया है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट के। सारे क्वेश्चन कई बार बने हैं, इसलिए कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जीटीपी इज कन्वर्टेड टू साइक्लिक जीएमपी एंड 5 जीएमपी बाय। देखो जीटीपी जो है इससे बनता है साइक्लिक जीएमपी, एंजाइम जो है ग्वानाइल साइक्लेज, फिर साइक्लिक जीएमपी से 5 जीएमपी बनता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम काम करेगा। तो देखो ब्रोमिलियन का तो यहाँ पे काम है नहीं, ब्रोमिलियन को तो काट ही दो, ठीक है। तो ऑप्शन तो ए हो गया। बाकी एडिनाइल साइक्लेज काम करेगा कहाँ पर, एटीपी पर। एटीपी जो है बच्चों इससे बनेगा आपका साइक्लिक एमपी बनेगा, तो यहाँ पर एडिनाइल साइक्लेज काम करेगा, ठीक है। तो लेकिन जीटीपी की बात है तो ग्वानाइल साइक्लेज को याद रखोगे, ऑप्शन ए आपने बिल्कुल करेक्ट करा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक सपोजिटरी बेस। बच्चों सपोजिटरी के बेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंने आपको याद कराया फ्यू से, है ना। फैटी बेस है, वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसिबल बेस और इमल्सिफाइंग बेस जो कि सिंथेटिक होते हैं। तो फैटी बेस में आपको थियोब्रोमा ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोकोआ बटर से कहते हो। वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसिबल, ग्लिसरोजिलेटिन बेस आता है, और इमल्सिफाइंग बेस जो सिंथेटिक होते हैं इसमें आपके इसमें जैसे ये दे रखा है ना, मैस्यूपोल, विटेप्सोल, मासा स्टेरिनम, ये सारे आपके क्या बच्चों इमल्सिफाइंग बेस है। कह रहे नॉट सिंथेटिक, आपसे ये इमल्सिफाइंग जो सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। कह रहे नॉट, देखो क्वेश्चन क्या है, नॉट सिंथेटिक नहीं है, तो मैस्यूपोल, विटेप्सोल, मासा स्टेरिनम ये आपकी इमल्सिफाइंग बेस है, सिंथेटिक बेस में आते हैं। तो कौन सा नहीं, ग्लिसरोजिलेटिन बेस जो वाटर सोल्युबल, वाटर मिसिबल बेस में आते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया है आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई, फिर सपोजिटरी के बेस देख लो एक बारी। तो इसमें 3 टाइप का बताया, फैटी बेस, वाटर सोल्युबल, वाटर मिसिबल और इमल्सिफाइंग बेस, जो आपने किससे याद करे, FEW से याद कर लिए तीनों, ठीक है। फैटी बेस में थियोब्रोमा ऑयल मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, कितनी बार बनाया कि भाई थियोब्रोमा ऑयल इट इज ऑल्सो नोन एज कोकोआ बटर। कई बार पूछ ले कोकोआ बटर को क्या कहोगे, थियोब्रोमा ऑयल कहोगे, कौन सा बेस में आता है, फैटी बेस में आता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन बना है, थियोब्रोमा ऑयल को कोकोआ बटर कहते हैं। मोस्ट सुटेबल बेस रेक्टल सपोजिटरीज के लिए, नॉट सुटेबल फॉर पैशरीज, नेजल एंड यूरिथ्रल बगीज। इमल्सिफाइंग थियोब्रोमा ऑयल आता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आते हैं। वाटर सोल्युबल, वाटर मिसिबल में ग्लिसरोजिलेटिन बेस आता है, पर्टिकुलर पैशरीज के लिए यूज कर रहे हो। सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरी, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, ओके। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल को कार्बोवैक्सीज, पॉलीग्लाइकोल से मैक्रोगोल्स भी कहते हैं, है ना। इमल्सिफाइंग में विटेप्सोल, मास्टर एस्टेरिनम, मैस्यूपोल। मास्टर एस्टेरिनम के बारे में दे रखा है, ये इस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये ना ये एक क्वेश्चन DSSB का एक पेपर था, उसमें ना ये एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछी हुई थी, DSSB 2021 में पूछी हुई थी, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन थी। डैश इज ए मिक्सचर ऑफ मोनो डाई एंड ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। तो इसे क्या कहोगे, ये आपका मासा एस्टेरिनम होता है, या एडिपस सोलिडस भी कहते हैं इसको, ठीक है। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल पे कौन सा एक्ट करेगा। देखो रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि सेल वॉल पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, ठीक है, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरीन, ये सारी सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग है। इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन आपका जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, तो ये सेल वॉल पे एक्ट करती है। आंसर तो ऑप्शन 2 हो गया, है ना। टेट्रा सिप्रोफ्लोक्सासिन, एक सेकेंड, क्या है, इनहिबिट बैक्टीरियल फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल पे एक्ट करेगी, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स है बच्चों, सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन्स है। तो ये तो क्या DNA गायरेज को इनहिबिट कराएंगे ना, DNA गायरेज पे काम करते हैं ना ये तो, है ना। हाँ सिप्रोफ्लोक्सासिन है बच्चों ये, हाँ वो सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, ये सेल वॉल पे एक्ट करेंगे। टेट्रासाइक्लिन तो बच्चों आपको पता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होती है, ठीक है। तो आपका आंसर बच्चों यहाँ पर होगा पेनिसिलिन, जो सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग है। दोबारा से याद करो, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, बेसिट्रासिन है, वैनकोमाइसिन है एंड साइक्लोसिरीन है। ये पांचों सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग आपको याद होना चाहिए, तो रिसेंटली क्वेश्चन बना हुआ देख लो, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, विच डोजेज फॉर्म इज करेक्टराइज बाय हाई एल्कोहल कंटेंट एंड रिक्वायर रबिंग फॉर पेनिट्रेशन। तो मैंने आपको बताया रबिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो लिनीमेंट्स को ना रबिंग से अप्लाई करते हैं, इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, हम बहुत बार पढ़ते हैं। तो डोजेज फॉर्म का तो भाई डेफिनेशन आपको आना ही चाहिए, मैंने कितनी बार आपको कह दिया, अब तो आपने कर ही लिया होगा वैसे तो, है ना।
रिवाइज कर लिया कि नहीं कर लिया? अगर नहीं करा तो फटाफट से रिवाइज कर दो बच्चों। जिस भी किताब से आपने पढ़ रखा है, जहाँ से पढ़ रखा है, उसको एक बार रिवाइज कर लो। तो लिनीमेंट जो होते हैं इनको रबिंग से अप्लाई करोगे बच्चों, इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करोगे। विच टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम स्टमक के एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए? वही देख लो, एंटारिक कोटिंग वाला क्वेश्चन बन गया भाई। स्टमक के एसिड से प्रोटेक्ट करना है आपने ड्रग को, तो क्या करोगे? एंटारिक कोटिंग प्रोवाइड करोगे, तो ड्रग स्टमक में रिलीज ना होकर इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होगी। तो देख लो एंटारिक कोटिंग वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है, बहुत बार आता है बच्चों ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरिया सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी? वही हमारी पेनिसिलिन होगी और सिफेलोस्पोरिन दे रखी है। एजिथ्रोमाइसिन तो आपकी मैक्रोलाइड है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। सिप्रोफ्लॉक्सिन फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है ये आपका डीएनए गायरेज। ओके, रिफाम्पिन एंड मेट्रोनिडाजोल टेट्रासाइक्लिन क्लोरोफेन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक याद रखना है ना, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड? कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करेगा। 3 हार्मोन बताए मैंने आपको, कौन कौन से बताए कैल्शियम को लेवल को रेगुलेट करेंगे? एक तो पैराथॉर्मोन्स, एक कैल्सिटोनिन, और एक और कैल्सिट्रायोल, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 कैल्सिट्रा, है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? पैराथॉर्मोन्स दे रखे, ऑप्शन सी। पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं ये कैल्शियम को लेवल को रेगुलेट कराएंगे। बाकी इंसुलिन तो ग्लूकोज को रेगुलेट कर देगा, थायरोक्सिन T3 T4 कैल्सिटोनिन, है ना। तो ये थायराइड ग्लैंड के T3 T4 BMR को रेगुलेट कर, जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको रेगुलेट करते हैं। ग्लूकागोन भी क्या करेगा? इंसुलिन कम है तो ग्लूकागोन उसको ज़्यादा करा देगा, इंसुलिन को अपोजिट काम करेगा ग्लूकागोन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे क्या 200 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए बच्चों। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, बहुत सारी बार ये सारा जो है मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी हम देखते हैं तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कराया तो बच्चों एप्लीकेशन पे विजिट जरूर कीजिएगा और अपने जो भी फार्मेसी के ग्रुप है उनमें शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, अभी इसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। एंटी थायरॉइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय इंटरफेयरिंग विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन इन थायरोग्लोबुलिन, डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड, डिस्ट्रॉय सेल इन थायरॉइड ग्लैंड, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड। ओके बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, धन्यवाद।